हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों देखिए, हम लोग यूपीआरबीएनएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, जिसमें से इसके 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, बहुत अच्छे से कंप्लीट एनालिसिस कराया गया है। आज हम लोग क्वेश्चन 101 से लेके 150 तक देखेंगे, जिसमें कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे। एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 कंसेप्ट बहुत अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 101 है। इसमें देखिए कह रहा है कि द एनुअल डिप्रिसिएशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट इज अबाउट। देखिए, एनुअल डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कि इसमें जो मतलब कि हर साल इसमें हरासमेंट होता है, जो उसको हम एनुअल डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो हाइड्रो पावर प्लांट का एनुअल डिप्रिसिएशन जो होता है, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, 0.5 से लेके 1.5 तक। अगर देखिए ये थर्मल पावर प्लांट है, तो अगर थर्मल पावर प्लांट है तो इसका एनुअल डिप्रिसिएशन जो होता है वो आपका 10 से लेके लगभग 25% तक होता है। ठीक है, 25% तक होता है, 10 से लेके 25% तक होता है। ठीक, अगर ये देखिए आपका विंड है, ठीक है, विंड है तो विंड का जो होता है देखिए 0.5 से लेके 1.5 तक विंड का होता है। इसके बाद देखिए आपका जिस आता है कि हाइड्रो पावर प्लांट तो हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, देखिए डीजल का हो गया, थर्मल का हो गया, विंड का हो गया। अब डीजल का देखिए, अगर डीजल है, डीजल पावर प्लांट है तो इसका एनुअल डिप्रिसिएशन जो होता है देखिए 5 से लगभग 8% होता है। तो ठीक है, आप लोग देखिए एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए, उसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं हम उसको नोट कर लिया करिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 102 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 102 में देखिए कर रहा है, देखिए कैपिटल कॉस्ट ऑफ गैस टरबाइन प्लांट इज डैश दिया है, देन डैट ऑफ स्टीम पावर प्लांट सेम कैपेसिटी। कह रहा है अगर सेम कैपेसिटी के गैस पावर प्लांट बनाना हो और थर्मल पावर प्लांट बनाना हो तो कैपिटल कॉस्ट किसका सबसे ज़्यादा होगा। देखिए मतलब कंपेयर में, तो देखिए इसका जो गैस पावर प्लांट है, टरबाइन प्लांट है, इसका कम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सेकंड सही है। ठीक है, लेस होगा। तो देखिए हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए अगर कैपिटल कास्ट में देखेंगे तो देखिए कैपिटल कास्ट जो होता है, कैपिटल कास्ट में तो सबसे ज़्यादा आपका कैपिटल कास्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट का होता है, फिर इसके बाद हाइड्रो का होता है, हाइड्रो पावर प्लांट का, फिर इसके बाद देखिए आपका थर्मल पावर प्लांट का होता है, थर्मल पावर प्लांट का, फिर इसके बाद आपका डीजल प्लांट का होता है। ठीक, इसके बाद अगर आप देखिए रनिंग कास्ट के आधार पर देखेंगे, देखिए रनिंग कास्ट के आधार पर देखेंगे, देखिए सबसे ज़्यादा किसका, डीजल का रनिंग कास्ट सबसे ज़्यादा होता है, फिर इसके बाद थर्मल का होता है, फिर इसके बाद न्यूक्लियर का होता है, और इसके बाद आपका हाइड्रो का होता है। ठीक, या अगर स्टैंड बाई देखेंगे तो स्टैंड बाई देखिए, अगर स्टैंड बाई जो होता है, स्टैंड बाई देखिए अगर आप कॉस्ट देखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा लास्ट जो होता है आपका स्टैंड बाई वो थर्मल पावर प्लांट का होता है, थर्मल पावर प्लांट का होता है, फिर उसके बाद देखिए न्यूक्लियर प्लांट का होता है, फिर इसके बाद आपका डीजल का होता है। ठीक है, डीजल प्लांट का होता है, उसके बाद जो है आपका सबसे कम में हाइड्रो पावर प्लांट का स्टैंड बाई लॉस सबसे कम होता है। और अगर एफिशिएंसी वाइज देखेंगे तो सबसे देखिए एफिशिएंसी जो होता है सबसे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्लांट का होता है, लगभग 80 to 90%। इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट का होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का लगभग ऑलमोस्ट आपका 30 से लेकर 40% तक होता है। इसके बाद डीजल पावर प्लांट होता है, डीजल का लगभग 35% होता है। इसके बाद थर्मल होता है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, इसका लगभग ऑलमोस्ट आपका 25 से 29-30% तक होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 में देखिए दिया है, लोड शेडिंग इज डन। लोड शेडिंग क्या होता है, देखिए लोड शेडिंग क्या होता है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देखिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, रिड्यूस पीक डिमांड। पीक डिमांड को कम करने को ही हम क्या बोलते हैं, लोड शेडिंग बोलते हैं। लोड शेडिंग में देखिए होता क्या है, जैसे मैक्सिमम डिमांड जो होता है किसी पावर प्लांट पे मैक्सिमम डिमांड होता है, उसको कम करने को हम लोड शेडिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई आपका कोई मान लीजिए जगह है, एरिया है, वहाँ का जो मैक्सिमम डिमांड है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो उसमें क्या होता है बस बार का वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी जो होता है वो अनबैलेंस होने लगता है। तो अनबैलेंस होने लगता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उस एरिया के जो लोड होता है उसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं उधर सप्लाई से। तो इसे लोड को डिस्कनेक्ट करने की प्रोसेस को ही हम लोड शेडिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 में देखिए क्या है,
नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी फैक्टर हेल्प टू डिटरमाइन। देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर से हम क्या निकालते हैं, तो प्लांट की कैपेसिटी निकालते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर होता क्या है, देखिए सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन प्लांट कैपेसिटी। तो इसका जो वैल्यू होती है, देखिए डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू जो होती है, आपकी डाइवर्सिटी फैक्टर की वैल्यू होती है हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। फार्मूला क्या होता है, देखिए सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड ऑन प्लांट। ठीक, डाइवर्सिटी फैक्टर देखिए आपका जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है, देखिए वो अगर ज़्यादा होगा तो आपका जो यूनिट जनरेशन कास्ट होती है यूनिट, वो आपकी लो होगी। ठीक है, आपको सस्ती बिजली मिलेगी। ठीक, ऑप्शन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 105 देखते हैं। तो 105 में देखिए कह रहा है कि एरिया अंडर लोड कर्व डिवाइडेड बाई 24 आवर। तो हम उसको क्या बोलते हैं, देखिए आपका एवरेज लोड होता है। तो एवरेज लोड का डिफिनीशन होता है एरिया अंडर द लोड कर्व डिवाइड बाई टाइम पीरियड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देखिए एवरेज लोड बराबर देखिए होता है एवरेज लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड होता है। तो आप लोड फैक्टर का फार्मूला निकाल सकते हैं। देखिए लोड फैक्टर बराबर क्या होता है, देखिए लोड फैक्टर बराबर हो गया, देखिए आपका एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम डिमांड हो गया। यहाँ से आप एवरेज लोड निकाल सकते हैं, लोड फैक्टर इनटू मैक्सिमम डिमांड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम देखिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका 106 है। ठीक है, 106 में कह रहा है लोड फैक्टर ऑफ डोमेस्टिक लोड का लोड फैक्टर कितना होता है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 15 लगभग 10 से 15% तक होता है लोड फैक्टर डोमेस्टिक लोड का। अगर देखिए अगर इस डोमेस्टिक का है, अगर लार्ज इंडस्ट्री लोड है, लार्ज इंडस्ट्री अगर लोड है तो उसका डोमेस्टिक फैक्टर जो होता है, देखिए डोमेस्टिक लोड फैक्टर आपका लगभग 70 से 80% होता है। ठीक है, 70 से 80% होता है। अगर डोमेस्टिक जो कनेक्शन होता है, देखिए डोमेस्टिक कनेक्शन जो होता है आपका वो 5 किलोवाट होता है। ठीक, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। देखिए 107 कह रहा है डिप्रिसिएशन चार्ज आर हाई इन केस ऑफ। डिप्रिसिएशन चार्ज सबसे ज़्यादा किसका होता है, देखिए डिप्रिसिएशन चार्ज सबसे ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट का होता है। पीछे बताए हैं कि डिप्रिसिएशन चार्ज जो थर्मल पावर प्लांट का होता है वो 10 से लेके लगभग 25% होता है थर्मल पावर प्लांट का। और डीजल पावर प्लांट का सॉरी दोस्त, देखिए डीजल पावर प्लांट का जो होता है वो आपका लगभग 5% से लेके 8% तक होता है डीजल पावर प्लांट का। विंड पावर प्लांट का देखिए, अगर विंड पावर प्लांट का आप देखेंगे तो विंड पावर प्लांट का जो डिप्रिसिएशन चार्ज होता है वो आपका 0.5 से लेके लगभग 1.5 तक होता है। ठीक है, और आपका हाइड्रो पावर प्लांट का जो होता है 1 से 2 होता है। ये आप लोग डाटा मतलब नोट कर लिया करिए कहीं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 108 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इन थर्मल पावर प्लांट इज नॉट फिक्स। देखिए जो फ्यूल का कास्ट होता है तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल की कास्ट जो होती है वो फिक्स नहीं रहती है, बाकी इनिशियल कास्ट आपका डिप्रिसिएशन और इंश्योरेंस चार्ज ये सब फिक्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। देखिए लो यूटिलाइजेशन फैक्टर ऑफ ए प्लांट इंडिकेट दैट प्लांट इज। देखिए अगर पावर फैक्टर लो है, उसका यूटिलाइजेशन फैक्टर लो है तो मतलब जो पावर प्लांट होता है वो स्टैंड बाई पर्पज से केवल यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1010 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1010 में है कि फॉर कंज्यूमर द मोस्ट इकोनॉमिकल पावर फैक्टर इज जनरली। तो जो कंज्यूमर होते हैं उनके लिए 0.95 जो होता है वो लैगिंग होता है। देखिए कंज्यूमर का टर्मिनल का जो पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग तो नहीं हो सकता बिना मतलब किसी इक्विपमेंट के लगाए, लेकिन जो 0.95 लैगिंग होता है ये मतलब इकोनॉमिकल होता है, अच्छा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1010 का 110 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 1011 देखते हैं। देखिए कलर ऑफ न्यूट्रल 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल इज। जो देखिए 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल न्यूट्रल का कलर जो होता है देखिए आपका ब्लू होता है, और आपका रेड जो होता है ये फेज का होता है, और ग्रीन कलर जो होता है वो आपका अर्थ का होता है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 1012 देखते हैं 112 देखते हैं। देखिए
112। तो देखिए यूज ऑफ ग्राउंड वायर का यूज करने से क्या होता है, देखिए ये क्या करता है, जो हमारा ग्राउंड वायर होता है ये कंडक्टर को अर्थ प्लेट से मतलब कनेक्ट कर देता है। तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने की प्रॉब्लम होती है या फिर लाइटिंग की होती है, तो ये सब चीज़ें हमारे क्या होती है, उससे हमको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो देखिए कनेक्ट द सर्किट ग्राउंड टू द अर्थ प्लेट, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का देखते हैं। देखिए 113 का, सॉलिड ग्राउंडिंग इज एडाप्टेड। सॉलिड ग्राउंडिंग देखिए जो होती है वो आपका लगभग 660 वोल्ट तक एडाप्ट किया जाता है सॉलिड ग्राउंडिंग को। और क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग देखते हैं 114 है। क्वेश्चन नंबर 114 में देखिए क्या बोला है, बाय यूजिंग बंडल कंडक्टर द क्रिटिकल वोल्टेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना विल बी। तो कह रहा है कि जो बंडल कंडक्टर हम यूज करते हैं कोरोना फॉर्मेशन के लिए क्रिटिकल वोल्टेज क्या होगा। देखिए क्रिटिकल वोल्टेज आपका इंक्रीज कर जाता है। देखिए आप लोग देखिए क्रिटिकल वोल्टेज जो होता है VC इक्वल टू देखिए होता है वो आपका R/G0 M0 डेल्टा log D/R होता है। और क्रिटिकल वोल्टेज देखिए अगर आप मैक्सिमम वोल्टेज यूज करते हैं तो जो G0 की वैल्यू होती है वो आपकी 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, या तो इसी को हम 21 ये मैक्सिमम वैल्यू होती है और 21.1 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर ये आपकी RMS वैल्यू होती है। ठीक, बंडल कंडक्टर देखिए यूज करने से एडवांटेज क्या होता है, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका घट जाता है, कोरोना लॉस घट जाता है, कोरोना पावर लॉस घट जाता है। डायामीटर बटे रेजिस्टेंस रेडियस का रेशियो जो होता है वो बढ़ जाता है। रेडियो इंटरफेरेंस घट जाती है और आपका जो कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाती है। देखिए और जो SIL होता है सर्ज इम्पीडेंस जो होता है, देखिए सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो होता है SIL ये आपकी बढ़ जाती है। और इसके बाद सर्ज इम्पीडेंस जो होता है SI सर्ज इम्पीडेंस वो आपका घट जाती है। इतना चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होती है देखिए वो भी आपकी घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 115 है। देखिए कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई वोल्टेज इज यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन इन ऑर्डर टू हाई। देखिए हम हाई वोल्टेज यूज करने से क्या होता है, देखिए रिड्यूस द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन कह रहा है, तो नहीं टाइम ऑफ ट्रांसमिशन नहीं रिड्यूस होगी, चाहे आप लो वोल्टेज करिए चाहे हाई वोल्टेज करिए उतना ही रहेगा। मेक सिस्टम रिलायबल हो सकता है। देखिए और इसके बाद देखिए रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉसेस, तो ट्रांसमिशन लॉसेस सबसे मतलब सुटेबल आंसर लग रहा है इसका, तो ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट है। देखिए फर्स्ट, ठीक, तो ओनली B वाला जो आप स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में B दिया है। देखिए तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 1716 हम लोग देखते हैं। सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ केबल, सर्ज रेजिस्टेंस जो होता है केबल का कितना होता है, देखिए वो 50 ओम होता है। इसमें 50 ओम ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है। देखिए अगर केबल के लिए देखेंगे सर्ज इम्पीडेंस तो वो आपका 40 से लेकर 60 तक होता है। अगर यही देखिए आप ट्रांसमिशन लाइन के देखेंगे तो यहीं पर 1 0 दोनों में बढ़ा दीजिए, तो ये 400 से आपका 600 ओम तक हो जाएगा। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए नेक्स्ट देखते हैं 117। तो 117 में देखिए क्या है कि क्वेश्चन नंबर 117 में बोल रहा है इफेक्ट ऑफ विंड प्रेशर इज मोर प्रोडोमिनेंट ऑन। तो कह रहा है इफेक्ट जो विंड का प्रेशर होता है किस पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव पड़ता है। देखिए जो आपका सपोर्टिंग टावर होते हैं उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है 117 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 118 है। देखिए स्किन इफेक्ट इज ओनली नोटिसेबल एट हाई फ्रिक्वेंसी, जो स्किन इफेक्ट होता है देखिए वो हाई फ्रिक्वेंसी पर होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। देखिए स्किन इफेक्ट होता क्या है, देखिए टेंडेंसी ऑफ करंट फ्लो एट द आउटर सरफेस, मतलब जो देखिए एक कंडक्टर है, अगर आपका लोग कंडक्टर है कोई, तो ये रेडियस है आपका, ठीक, ये रेडियस है, तो इसके आउटर सरफेस पे करंट का ओनली फ्लो होना स्किन इफेक्ट होता है। जबकि हम डीसी करंट फ्लो कराते हैं तो ये पूरे मतलब सरफेस पूरे आपका मतलब पूरे कंडक्टर से करंट फ्लो होता है। लेकिन जब हम AC फ्लो कराते हैं तो ये क्या होता है, इसमें केवल आउटर सरफेस से करंट फ्लो होता है। इस टेंडेंसी को ही हम स्किन इफेक्ट बोलते हैं। देखिए स्किन इफेक्ट जो होता है थोड़ा सा और जानिए, स्किन इफेक्ट की डिपेंडेंसी किस पर होती है, तो स्किन इफेक्ट जो यस होता है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायामीटर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
ठीक है। टेम्परेचर के स्क्वायर के डायरेक्टली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो म्यू आर होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो आपका स्किन इफेक्ट है। इसके बाद देखिए सॉलिड कंडक्टर जो होता है उसमें ज़्यादा होता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है उसमें कम होता है, ठीक। ये सब आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 119 में दिया है ACSR कंडक्टर हैविंग 7 स्लिट स्टील जो है स्टील देखिए है, ठीक, सराउंडिंग बाई 25 एल्युमिनियम कंडक्टर विल बी स्पेसिफाइड एज। देखिए तो जो हमारा जो देखिए सबसे पहले हम एल्युमिनियम कंडक्टर लिखते हैं तो 25 अब बाई में डिवाइड बाई 7 जो स्टील कंडक्टर है उसको लिख देते हैं 25/7। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, तो 119 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए नेक्स्ट देखते हैं 120 नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है देखिए इम्पीडेंस रिले। देखिए इम्पीडेंस रिले इज यूज्ड ऑन ट्रांसमिशन लाइन। इम्पीडेंस रिले कौन से है, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए देखिए आप लोग याद करने के लिए देखिए RIM याद कर लीजिए, ठीक है। पहला नंबर शॉर्ट ट्रांसमिशन आता है, सेकंड नंबर मीडियम आता है, फिर लॉन्ग आता है। तो रिएक्टेंस जो रिले होता है वो देखिए मीडियम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, इम्पीडेंस रिले मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए, अब महो रिले जो होता है वो किसके लिए होता है, आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ठीक। तो आइए हम लोग देखिए थोड़ा सा इन सभी के बारे में जान लेते हैं। इम्पीडेंस रिले जो होता है देखिए ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 120 का सेकंड सही है, करेक्ट है, सेकंड सही करेक्ट है। इसके बाद देखिए इम्पीडेंस रिले जो होता है वो आपका इम्पीडेंस रिले जो होता है देखिए आपका ये वोल्टेज रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले होता है, ठीक। ये देखिए फेज और अर्थ फाल्ट के लिए प्रोडक्शन में यूज किया जाता है इम्पीडेंस रिले। इसके बाद रिएक्टेंस रिले आता है। देखिए रिएक्टेंस रिले जो होता है देखिए आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, रिएक्टेंस रिले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट ओवर करंट रिले बोलते हैं। ये आर्किंग ग्राउंड के लिए अर्थ फाल्ट के लिए यूज किया जाता है रिएक्टेंस रिले। इसके बाद देखिए एडमिटेंस रिले या महो रिले आता है, ठीक है। महो रिले होता है, महो रिले कौन सा, इसको देखिए हम वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले बोलते हैं, ठीक। ये आप लोग याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। देखिए शॉर्ट ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमिशन जो इम्पीडेंस रिले होता है उसको हम वोल्टेज रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले बोलते हैं। मीडियम ट्रांसमिशन जो रिएक्टेंस रिले होता है देखिए मीडियम के लिए यूज कर शॉर्ट के लिए यूज करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, देखिए रिएक्टेंस रिले को हम डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले बोलते हैं, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड ओवर करंट रिले, ठीक। इसके बाद मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए को देखिए जो महो ट्रांसमिशन होता है उस महो रिले होता है या एडमिटेंस रिले होता है, ये हमारा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज करते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रिस्ट्रेंड, ठीक है, वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले बोलते हैं, ठीक। और देखिए जो आपका एडमिटेंस रिले या महो रिले होता है ये फेज स्विंग के लिए, ट्रेन ऑपरेशन में, लॉस ऑफ एक्साइटेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है। देखिए कह रहा है लाइटिंग अरेस्टर यूजुअली लोकेटेड नियर टू। देखिए लाइटिंग अरेस्टर जो होता है देखिए वो आपका ट्रांसफार्मर के दोनों साइड लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। देखिए जैसे आपका ये ट्रांसफार्मर रहेगा तो ये देखिए ये ट्रांसफार्मर है, अगर आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर एक लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं हम, फिर एक यहाँ पर लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, ठीक। तो ये दोनों के बीच में ट्रांसफार्मर के दोनों साइड में हम लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि बेसिकली बूस्टर इज ए, बूस्टर देखिए क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है। देखिए इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मेजर कॉस्ट ऑफ डेट ऑफ, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो ट्रांसफार्मर होता है वो है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है सबसे ज़्यादा पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा कॉस्ट जो होती है वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर देखिए एफिशिएंसी जो होती है वो लगभग 50 से 70% लोड पे होते हैं, तो लेकिन थ्योरेटिकली बुक में आपको 50% मिलेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं 50% पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। अगर पावर ट्रांसफार्मर देखेंगे तो पावर ट्रांसफार्मर जो एफिशिएंसी होती है वो नियर टू फुल लोड मैक्सिमम होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 124 देखिए
300 देखिए 310 किलोमीटर की लाइन है, कंसीडर किस में होता है तो 310 केवी की लाइन अगर किलोमीटर की लाइन है तो देखिए आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन में यूज करेंगे। देखिए उसका होता है लॉन्ग ट्रांसमिशन को। देखिए हम थोड़ा सा इसके बारे में देखिए आपको बताते हैं। जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है, देखिए शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज होता है वो 0 से 80 वोल्ट तक, 80 किलोमीटर तक लेंथ होती है किलोमीटर तक, और वोल्टेज जो होता है वो 20 किलो वोल्ट तक, ठीक है, किलो वोल्ट तक। इसके बाद मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की जो होती है वो आपकी 80 से लेके, देखिए 80 से लेके 160 तक होती है, ठीक है, 80 से लेके 160 किलोमीटर तक। इसका जो वोल्टेज होता है देखिए वो आपका मतलब 20 से लेके 100 किलो वोल्ट तक, 100 किलो वोल्ट तक। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो होती है देखिए वो 160 किलोमीटर से एबव, 160 किलोमीटर से एबव, और उसके बाद जो वोल्टेज होता है देखिए वो आपका 100 किलो वोल्ट से एबव, किलो वोल्ट से एबव। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, ठीक। तो आइए हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 125 में दिया है इन ए सर्किट ब्रेकर आयनाइजेशन इज नॉट फैसिलिटेटेड, ठीक है। तो देखिए इसमें मतलब कह रहा है कि जो सर्किट ब्रेकर रहता है आयनाइजेशन किसमें नहीं होता है, तो जो मटेरियल ऑफ कंटेक्ट होते हैं, देखिए मटेरियल ऑफ कंटेक्ट में नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर 25 का ए सही है, ठीक है, 1 करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 126 है। देखिए कह रहा है आउटडोर स्विच गियर इज जनरली यूज्ड फॉर वोल्टेज बियॉन्ड। देखिए जो आउटडोर सब स्टेशन है, अभी ये आपका PGCIL क्वेश्चन पूछा गया था, तो आउटडोर सब स्टेशन जो होते हैं देखिए वो कहाँ है, 166 किलो वोल्ट तक यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 6 इसका, 3rd इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 126 है। क्वेश्चन नंबर 127 में देखिए कह रहा है द मोस्ट सीरियस रिजल्ट ऑफ मेजर अनक्लियर्ड, देखिए मोस्ट सीरियस रिजल्ट ऑफ ए मेजर अनक्लियर्ड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कुड बी। कह रहा है इसमें अगर कौन सा सबसे ज़्यादा सीरियस फॉल्ट हो जाए अगर हम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को क्लियर ना करें, तो देखिए उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आपका फायर लग जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2nd करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 है। देखिए 128 में कह रहा है कि लिस्ट फॉल्ट अकर इन, सबसे कम फॉल्ट किस में होता है। देखिए तो जो केबल होता है आपका, केबल में सबसे कम फॉल्ट होता है। देखिए ओवरहेड में जो होता है आपका, ओवरहेड में लगभग 50% फॉल्ट होता है, ठीक। केबल जो होता है, देखिए केबल जो होता है, केबल में लगभग 10% फॉल्ट होता है, 10%। इसके बाद आपका ट्रांसफार्मर आता है, ट्रांसफार्मर में लगभग आपका उसमें भी 10%, ठीक, ट्रांसफार्मर में 10% तक ऑलमोस्ट आपका। स्विच गियर जो होता है, देखिए स्विच गियर जो होता है, स्विच गियर कितना होता है, लगभग आपका 15% होता है, ठीक। इसके बाद कंट्रोलिंग इक्विपमेंट जो होता है, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट जो होता है उसमें 3% होता है, और मिसलेनियस लगभग 10% होते हैं, और CT PTM लगभग 2% होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 हो गया। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 129 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 129 में कह रहा है यूज ऑफ मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन इज एप्लीकेबल टू। जो मर्ज प्राइस प्रोटेक्शन होता है देखिए वो अल्टरनेटर हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 129 हो गया। क्वेश्चन नंबर 130 है। क्वेश्चन नंबर 130 है। देखिए ड्यूरिंग ऑपरेशन बिटवीन ग्राउंड एंड लाइन द लाइटिंग अरेस्टर प्रोवाइड। देखिए जो ऑपरेशन होता है, देखिए लाइटिंग अरेस्टर का ऑपरेशन होता है वो लो इम्पीडेंस पाथ को प्रोवाइड करता है। जब हाई वोल्टेज को ऑब्जर्व करता है तो आपका हाई वोल्टेज वहाँ पर लो इम्पीडेंस पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं कि पिटार्ड रिले जो होता है देखिए हाई स्पीड ट्रिपिंग के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। पिटार्ड रिले हाई स्पीड ट्रिपिंग में यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 131 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 132 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 में हम लोग देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर। देखिए सर्किट ब्रेकर का कौन सा पार्ट नहीं है, तो कंजर्वेटर जो होता है देखिए ये सर्किट ब्रेकर का पार्ट नहीं है, ट्रांसफार्मर का पार्ट होता है। बाकी देखिए आपका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म होता है, एक्सप्लोजन पार्ट होता है, इसके बाद फिक्सन मूविंग कंडक्ट, ये सब सर्किट ब्रेकर का है। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग जो होती है देखिए वो MVA में होती है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 133 में देखिए दिया है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें दिया क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग, देखिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें स्टेटमेंट दिया गया है HRC फ्यूज। देखिए HRC फ्यूज के बारे में बोला है, HRC फ्यूज एज कम्पेयर टू रिवायरेबल फ्यूज। जो HRC फ्यूज है वो आपका रिवायरेबल फ्यूज के कंपेयर में क्या है, देखिए HRC फ्यूज नो एजिंग इफेक्ट, हाई स्पीड ऑपरेशन, इसके बाद हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी तो इसमें देखिए बिल्कुल एजिंग इफेक्ट नहीं होता है HRC फ्यूज में, हाई स्पीड ऑपरेशन होता है, बिल्कुल सही है। देखिए उसके बाद हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, ये सभी होते हैं ऑप्शन, सभी ऑप्शन रिवायरेबल फ्यूज से अच्छे हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है, ऑल ऑफ 3 एबव है। देखिए ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगर आप लोग देखिए HRC फ्यूज के बारे में देखेंगे, देखिए फ्यूज के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए फ्यूज का जो ऑपरेटिंग टाइम होती है, ठीक है, वो कितना होता है आपका 2 मिली सेकेंड होती है। ठीक है, 2 मिली सेकेंड होती है। इसके बाद देखिए HRC फ्यूज होता है अप टू 66 किलो वोल्ट पे यूज करते हैं। देखिए इकोनॉमिकल होता है HRC फ्यूज, इकोनॉमिकल होता है आपका। लेकिन देखिए इसको हमेशा मतलब हमें एक ऑपरेशन के बाद, ईच ऑपरेशन के बाद हमको रिप्लेस करना पड़ता है। और इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होती है, देखिए ब्रेकिंग कैपेसिटी लगभग आपकी 500 MVA होती है। ठीक, रिवायरेबल फ्यूज लगभग देखिए फ्यूज की प्रॉपर्टी जो होती है वो हमारा लो रजिस्टिविटी, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए, फ्यूज में प्रॉपर्टी होती है ये। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 में देखिए कह रहा है कि एल्युमिनियम इज मोस्टली प्रीफर्ड एज अ बसबार मटेरियल बिकॉज ऑफ इट्स। देखिए जो एल्युमिनियम होता है बसबार मटेरियल में हम एल्युमिनियम को मोस्टली प्रीफर करते हैं। वो किस लिए, इसकी जो कास्ट होती है, देखिए कास्ट क्या होती है, लो होती है, इसलिए हम प्रीफर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 135 है। 135 में कह रहा है कि इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट ऑन द कनेक्टर सर्किट और सर्किट ब्रेकर विल ऑपरेट। तो देखिए कह रहा है कि जब फॉल्ट कहीं पर होता है और सर्किट ब्रेकर जो होता है सर्किट से कनेक्ट हो, तो जैसे सर्किट ब्रेकर को कैसे ऑपरेट करना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट करना चाहिए। देखिए इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट ऑन ए कनेक्टेड सर्किट द सर्किट ब्रेकर विल ऑपरेट। तो सर्किट ब्रेकर जो हमारा ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना चाहिए। देखिए सर्किट ब्रेकर एक इसमें फिक्स और मूविंग कंटेक्ट होता है, ये ऑटोमेटिकली या मैन्युअली कंट्रोल होता है। इसमें अगर कहीं फॉल्ट होता है तो ये इसके जो फिक्स कंटेक्ट और मूविंग कंटेक्ट होते हैं ये मतलब एनर्जाइज होते हैं और इसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट करते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 135 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। दोस्तों देखिए अगर आप लोगों को वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। और देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 136 देखते हैं। देखिए कह रहा है ब्रेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर यूजुअली एक्सप्रेस्ड। ब्रेकिंग कैपेसिटी जो होते हैं देखिए वो MVA में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। देखिए वोल्टेज जो होता है देखिए EMF होता है। जो केबल होता है देखिए आपका केबल होता है, केबल को हम वोल्टेज रेटिंग के आधार पर डिज़ाइन करते हैं। एम्पियर जो होता है ये हमारा फ्यूज होता है। इसके बाद मेगावाट, ये सब मेगावाट जो होते हैं ये पावर है, थर्मल पावर प्लांट की रेटिंग होती है ये सब। अल्टरनेटर जो होता है वो KVA में या फिर मेगावाट में जनरेशन करता है। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 137 में देखिए क्या है कि शॉर्ट सर्किट इज डिफाइंड बाई। शॉर्ट सर्किट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसमें हाई करंट जो होता है फ्लो होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। 137 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। देखिए जो शॉर्ट सर्किट होता है ये इसमें वेरी हाई करंट फ्लो होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 138 है। क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है कि और फ्यूज इज नेवर इंसर्टेड इन। अब जो फ्यूज होता है उसमें किस में नहीं लगाना चाहिए फ्यूज को, तो देखिए आपका फ्यूज होता है वो न्यूट्रल वायर में कभी नहीं लगाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। देखिए नेगेटिव आप DC में लगा सकते हैं, पॉजिटिव आप DC में लगा सकते हैं, फेज में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, क्वेश्चन नंबर 139 है। देखिए डैश 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 दिया है एग्जाम्पल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल देखिए क्वार्टर जो होता है, क्वार्टर जो होते हैं
ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है। देखिए क्वार्टर पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, देखिए इसमें अगर हम कोई प्रेशर लगाते हैं तो वो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है वहाँ पर। मतलब कि अगर हम कोई ऐसा मटेरियल ले जिस पर हम प्रेशर लगाएं, ठीक है, प्रेशर लगाने से हमको क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो इस टाइप के मटेरियल को हम पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। देखिए नेचर क्वेश्चन पूछता है, नेचर ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल थ्रू पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, तो डीसी होता है। देखिए ये देखिए इसमें क्या है कि आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक देखिए आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल जो होता है। देखिए इसमें क्या होता है आपका क्वार्टज और रिसॉल्ट जो होते हैं वही आर्टिफिशियल होते हैं। ये नेचुरल होते हैं। क्वार्टज एक मिनट, देखिए जो एक नेचुरल होते हैं, तो नेचुरल जो होते हैं आपके ये क्वार्टज और रिसॉल्ट, ठीक है, RECHOLT, रिसॉल्ट जो होते हैं ये आपके आर्टिफिशियल नेचुरल होते हैं। इसके बाद जो आर्टिफिशियल देखिए होते हैं, आर्टिफिशियल जो होते हैं देखिए क्या होता है आपका LiSO4, इसके बाद आपका बेरिलियम टाइटेनेट होते हैं आपका, ठीक, बेरिलियम टाइटेनेट होते हैं। ये सभी आपके क्या हैं, आर्टिफिशियल पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैं। ठीक है दोस्तों, आइए लोग क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। देखिए 140 में क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हाईएस्ट रेजिस्टेंस मटेरियल, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई रेजिस्टेंस मटेरियल हैव द हाईएस्ट ऑपरेटिंग टेम्परेचर। देखिए जो कैंथाल होता है, कैंथाल का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है सबसे ज़्यादा होता है। देखिए वो लगभग 1500 तक होता है, ठीक है। देखिए कैंथाल का जो होता है वो 1500 तक होता है लगभग, ठीक है। इसके बाद देखिए मैग्नीन होता है, जो मैग्नीन होता है, मैग्नीन का लगभग आपका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है वो 300 होता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका मैग्नीन का वो लगभग 1020 तक होता है या 1100 तक ऑलमोस्ट मान लीजिए। नाइक्रोम जो होता है, देखिए नाइक्रोम का जो होता है आपका 1000 होता है वर्किंग टेम्परेचर, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग 1500 पे मेल्ट हो जाता है। इसके बाद यूरेका है, देखिए यूरेका जो होता है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर, और लगभग 1200 जो 70 के लगभग डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए कैंथाल जो होता है इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैग्नीन जो होता है इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नाइक्रोम जो होता है उसका 1000 होता है, और यूरेका जो होता है उसका 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देखिए थोड़ा बहुत टॉलरेंस हो सकता है इधर उधर, हर बुक में ये चीज़ें अलग अलग मिलती है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 141 का देखते हैं। 141 में देखिए कह रहा है कि सिंक्रोनस मोटर इज फाउंडेड मोर इकोनॉमिकल ओवर द लोड ऑफ। देखिए जो लोड होता है अगर 100 किलोवाट से एबव है तो ये इकोनॉमिकल होता है सिंक्रोनस मोटर, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 142 है। क्वेश्चन नंबर 142 में कह रहा है द लोड साइकिल फॉर ए मोटर ड्राइविंग ऑफ ए पावर प्रेस विल बी। जो होता है देखिए पावर प्रेस में जो लोड साइकिल होता है वो कैसा होता है, तो देखिए जो पावर ड्राइविंग होती है, मोटर को ड्राइविंग में यूज कर रहे हैं पावर प्रिंटिंग प्रेस में, तो ये सब क्या है देखिए कौन सा यूज करते हैं हम, इंटरमिटेंट और वेरिएबल लोड के लिए यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143 है। देखिए वार्ड लियोनार्ड कंट्रोल डीसी ड्राइव आर जनरली यूज्ड फॉर। देखिए कह रहा किसके यूज करते हैं, तो हैवी ड्यूटी साइकिल के लिए हम इसको यूज करते हैं। वार्ड लियोनार्ड मेथड से हम जो डीसी मोटर का कंट्रोलिंग करते हैं वो आपका हैवी ड्यूटी साइकिल के लिए हम वार्ड लियोनार्ड मेथड यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 144 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 144 में कह रहा है डैश हीटिंग मेथड इज लीडिंग पावर फैक्टर। देखिए लीडिंग पावर फैक्टर पे कौन सा जो हीटिंग है वो अच्छा मतलब कौन सा ऐसा हीटिंग है जो लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करता है, तो देखिए इसमें डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है जब हम आप लोगों को हीटिंग एंड वेल्डिंग का जब रिवीजन कराएं इसमें देखिए उसमें हम लोग बताए हैं पूरा हीटिंग एंड वेल्डिंग के बारे में, तो पूरा बहुत अच्छे से, और उसमें देखिए जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है उसके बारे में बहुत अच्छे से पूरा रिवीजन कराया गया है। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है। देखिए डाइलेक्ट्रिक हीटिंग जो होती है पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर आपका लीडिंग होता है, ठीक है।
पावर फैक्टर लीडिंग होता है। इसके बाद जो फ्रिक्वेंसी होती है, देखिए फ्रिक्वेंसी होती है आपका 10 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर लगभग 30 मेगाहर्ट्ज़ तक, ठीक है, 10 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। इसके बाद इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए इंसुलेटिंग मटेरियल में यूज कहाँ करते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल में या फिर नॉन फेरस मटेरियल को सुखाने के लिए, जैसे आपका खाना हो गया, देखिए मिल्क हो गया, बियर हो गया, इन सब को प्रिजर्वेशन के लिए, या फिर रॉ मटेरियल हो गए, इन सब को सुखाने के लिए हम डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता रहता है ये सब चीज़ें। देखिए क्वेश्चन नंबर 145 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि कंडक्शन विल नॉट अकर्स व्हेन बॉडीज आर। देखिए जब कंडक्शन, अगर कोई भी बॉडी अगर सेम टेम्परेचर पर होगा तो उसमें कंडक्शन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट है। देखिए जो पोटेंशियल होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कब नहीं फ्लो होगा, जब दोनों बॉडी सेम पोटेंशियल पर रहेंगे। अगर टेम्परेचर कब नहीं, कंडक्शन कब नहीं होगा, जब दोनों मतलब बॉडीज जो है, टू बॉडीज मतलब सेम टेम्परेचर पर रहेंगे तो आपका कंडक्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सेम टेम्परेचर पे। इसका क्वेश्चन नंबर देखिए 146 है। क्वेश्चन नंबर 146 में कह रहा है द बॉडी विच रिफ्लेक्ट द एंटायर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट इज सेड टू बी। कह रहा है कि कोई क्वेश्चन, देखिए इसमें बोला है कि कोई भी ऐसा बॉडी है जो इंटायर पूरे रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे, उसे हम क्या कहेंगे। देखिए तो कौन सा होता है, तो वाइट जो कलर होता है, देखिए ये पूरे मतलब पूरे आपका जो लाइट होती है रिफ्लेक्ट पड़ता है बॉडी पे पड़ता है, वो पूरे इंटायर बॉडी को रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 147 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 147 में है कि एन इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वेक्टर द मेथड ऑफ हीटिंग इज यूज्ड। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक रूम हीटर होता है उसमें हम रेजिस्टेंस हीटिंग करते हैं, तो रेजिस्टेंस हीटिंग देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है। देखिए रेजिस्टेंस हीटिंग जो होती है ये कहाँ यूज करते हैं, तो रेजिस्टेंस हीटिंग देखिए जैसे दाह संस्कार हो गया, इन सब जगहों पर हम रेजिस्टेंस हीटिंग यूज करते हैं। देखिए रेजिस्टेंस हीटिंग दो प्रकार के होते हैं, एक आपका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है, एक इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जैसे आपका बॉयलर हो गया, देखिए बॉयलर हो गया, इसके बाद आपका बॉयलर में जैसे हो गया, या फिर कोई पानी वानी गर्म करने हो तो वहाँ पर हम रेजिस्टेंस हीटिंग यूज करते हैं। बॉयलर में, फर्नेस में, बॉयलर हो गया, फर्नेस हो गया, पानी को स्टीम को गर्म करना होता है वहाँ पर बॉयलर में, तो हम वहाँ पर डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग यूज करते हैं। इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है, देखिए आपका जैसे गीजर हो गया, रूम हीटर हो गया, ये सब क्या है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्वेश्चन नंबर 148 में कह रहा है कि हाईली रेजिस्टिव मटेरियल इज चूजन फॉर हीटिंग एलिमेंट इन ऑर्डर टू। जो हाईली रेजिस्टिव मटेरियल होता है, अगर हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है तो उसका जो लेंथ होता है देखिए वो आपका कम होता है। रेजिस्टेंस का लेंथ जो होता है रिड्यूस द लेंथ ऑफ हीटिंग एलिमेंट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है 148 का। 149 देखिए क्वेश्चन नंबर 149 है विच। देखिए क्वेश्चन नंबर 149 में विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा ये कर्व जो दिया है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए जो वी है ये लाइफ ऑफ लैम्प को रिप्रेजेंट कर रहा है। लैम्प के लाइफ को देखिए, मतलब देखिए जैसे जैसे देखिए बी है, देखिए स्टार्टिंग देखिए अच्छा चलता है, स्टार्टिंग में अच्छा चलता है, जैसे जैसे देखिए वोल्टेज जो हमारा बढ़ता जाता है धीरे धीरे उसकी जो आपकी लाइफ होती है धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन मतलब अच्छा रहता है, इसके बाद धीरे धीरे मतलब कम होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 150 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 150 पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड द हाईएस्ट लेवल ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए इल्यूमिनेशन कह रहा है सबसे ज़्यादा आपको कहाँ ज़रूरत पड़ती है इल्यूमिनेशन, सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन की। देखिए सबसे ज़्यादा इल्यूमिनेशन है आप लोग एक जो प्रूफ रीडिंग होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, तो 150 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आप लोग देखिए एक पेन ले लीजिए और एक देखिए हम लोग बताते हैं आपको कौन किसके लिए मतलब कहाँ पर होता है। तो देखिए जैसे आपको लिविंग रूम में हो, ठीक है, लिविंग रूम बेडरूम हो, वहाँ पर 300 इल्यूमिनेशन की जरूरत पड़ेगी ल्यूमेन की। इसके बाद आपका जो डाइनिंग रूम होता है, डाइनिंग रूम में देखिए 150 ल्यूमेन की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद किचन है वहाँ पर 200, इसके बाद बाथरूम है, बाथरूम के लिए 100। ठीक, इसके बाद सीविंग जो रूम होता है, सीविंग रूम सिलाई करने वाला रूम होता है, वहाँ पर लगभग 700। ठीक है, वर्कशॉप जो है वर्कशॉप में लगभग 200। अगर सीढ़ी जो होती है लैडर होती है जो
वहाँ पर आपका लगभग 100, ठीक है, 100 ल्यूमेन। इसके बाद आपका जो होता है आपका स्टडी रूम जो होता है वहाँ पर 300 ल्यूमेन की ज़रूरत पड़ती है, ल्यूमेन पर वाट की, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर 150 क्वेश्चन देख चुके हैं, बाकी नॉन टेक के क्वेश्चन बचे हैं। तो ये सब हम लोग इसके नेक्स्ट में 2016 का क्वेश्चन देखेंगे पेपर। और दोस्तों देखिए, अगर आप लोग प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर आप पर जाए। अगर आप लोग हमारे चैनल पे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, आप लोगों को जो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल में जैसे आपका सेल एंड बैटरी हो गया, और इसके बाद सेल एंड बैटरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इंडक्टर, ये सभी का बहुत अच्छे से क्विक में रिवीजन कराया गया है। इसके बाद एसी मोटर में देखिए, एसी मोटर जो आपका एसी मोटर जो है, एसी मोटर में देखिए आपका कंप्लीट रिवीजन कराया गया है। जैसे टॉपिक में देखिए ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मोटर, अल्टरनेटर, इसके बाद सिंक्रोनस मोटर और स्पेशल मोटर, इन सभी का बहुत अच्छे से क्विक में रिवीजन कराया गया है। आप लोग वीडियो को ज़रूर एक बार देखिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।